नमस्कार दर्शकों, मैं हूं भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब का कानूनी ज्ञान चैनल। दर्शकों, आज का जो विषय है बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि मुझे इस प्रकार की कमेंट भी प्राप्त होती रहती है और कई जो दर्शक है उनके मन में हमेशा एक सवाल बना रहता है कि क्या 250 का प्रकरण उस भूमि के लिए भी प्रस्तुत किया जा सकता है कि जहां पर कोई निर्माण कार्य या कोई संरचना बनी हुई है। या कई दर्शकों के मन में यह सवाल भी बना रहता है कि यदि किसी भूमि पर संरचना बनी हुई है कोई, या किसी प्रकार का कोई भवन या निर्माण बना हुआ है, तो क्या उस भूमि का कब्जा दिलाने का अधिकार तहसीलदार महोदय को नहीं है। तो बस इसी टॉपिक को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो दर्शकों, अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए तथा यह वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ मेरी एक रिक्वेस्ट और है कि आप सबसे पहले हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दर्शकों, बात करते हैं कि क्या है इस संबंध में कानून और क्या मानते हैं इस संबंध में वरिष्ठ न्यायालय। तो आइए हम एक केस लॉ के डिस्कशन के माध्यम से इस पूरी प्रक्रिया को समझ लेते हैं। तो केस लॉ कुछ इस प्रकार है। केस लॉ अर्थात न्याय दृष्टांत, जो कि एक अपने राजस्व मंडल का एक बहुत बड़ा फैसला है, जिसको लेकर हम डिस्कस करेंगे तो सारी बात हमारे समझ में आ जाएगी कि यदि किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य किसी भूमि पर है तो उस भूमि का कब्जा किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है या उसका कब्जा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो आइए समझ लेते हैं इस केस लॉ को। दर्शकों, केस लॉ जो है वह है रामेश्वर शर्मा विरुद्ध राजेश पिता भीरूलाल। तो देखिए, इसमें जो है राजेश पिता भीरूलाल के द्वारा तहसीलदार महोदय के समक्ष एक धारा 250 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था और उस आवेदन पत्र को तहसीलदार महोदय के द्वारा 5/10/2015 को निरस्त कर दिया गया था। अब निरस्त क्यों किया था? क्योंकि तहसीलदार महोदय ने उस प्रकरण में यह पाया था कि उस भूमि पर मकान निर्माण है और उस भूमि का जो है व्युत्पत्ति भी हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय के द्वारा उस आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया गया था। अब देखिए, स्टोरी यहाँ समाप्त नहीं होती है। अब उसके बाद में क्या हुआ और किस तरीके से केस लॉ में क्या हुआ, तो उस बात को हम आगे समझ लेते हैं। अब देखिए, जब आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त हो चुका है तो ऐसी स्थिति में उस आवेदक के द्वारा अर्थात राजेश पिता भीरूलाल के द्वारा उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष एक अपील प्रकरण प्रस्तुत किया गया। अब अपील प्रकरण में जब अनावेदक जो कि रामेश्वर शर्मा है उनको नोटिस जारी किए जाते हैं, लेकिन रामेश्वर शर्मा ने स्वयं ने उपस्थित होकर के एक आपत्ति उस प्रकरण में प्रस्तुत की। अपील प्रकरण में एक आपत्ति रामेश्वर शर्मा ने प्रस्तुत की कि इस भूमि का डाइवर्शन जो है मतलब उसका जो है व्युत्पत्ति हो चुका है और व्युत्पत्तित भूमि के संबंध में तथा जिस भूमि पर कोई निर्माण कार्य रहता है उस भूमि का कब्जा दिलाए जाने का प्रावधान धारा 250 में नहीं है। तो इस प्रकार की जब आपत्ति अपील में प्रस्तुत की गई तो उपखंड अधिकारी महोदय के द्वारा दिनांक 16/11/2015 को रामेश्वर शर्मा की आपत्ति उपखंड अधिकारी महोदय मल्हारगंज के द्वारा 16/11/2015 को रामेश्वर शर्मा की आपत्ति को निरस्त कर दिया तथा उपखंड अधिकारी महोदय के द्वारा उस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड मंगवाने के लिए आदेश कर दिया तथा संबंधित को उसका सूचना पत्र प्रकरण का अर्थात अपील का सूचना पत्र जारी करने का आदेश पारित कर दिया। अब जो 16/11/2015 को जब रामेश्वर शर्मा की आपत्ति निरस्त की गई थी, आपत्ति क्या थी? रामेश्वर शर्मा की आपत्ति यह थी कि तहसीलदार महोदय के द्वारा जो आवेदन खारिज किया है राजेश पिता भीरूलाल का, वह आदेश सही किया है और उस भूमि पर निर्माण है और वह भूमि व्युत्पत्ति हो चुकी है, इसलिए जो है इस भूमि का कब्जा प्राप्त करने का अधिकार उनको धारा 250 के प्रावधानों के अनुसार नहीं रहता है, इसलिए उनकी अपील निरस्त की जाए। लेकिन उनकी आपत्ति जो है रामेश्वर शर्मा की वह निरस्त कर दी गई। अब क्या होता है कि जब रामेश्वर शर्मा की
आपत्ति निरस्त कर दी गई 16/11/2015 के माध्यम से, आदेश दिनांक 16/11/2015 के माध्यम से। तो इस आदेश दिनांक 16/11/2015 के विरुद्ध रामेश्वर शर्मा ने जो है राजस्व मंडल के समक्ष एक निगरानी अर्थात पुनरीक्षण याचिका दायर की। अब पुनरीक्षण याचिका क्या होती है, इसके संबंध में मैंने एक वीडियो बना रखा है। अपील क्या होती है, रिवीजन क्या होती है और रिव्यू क्या होती है, इसके संबंध में मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो रामेश्वर शर्मा के द्वारा जो है इस आदेश के विरुद्ध, आदेश दिनांक 16/11/2015 के विरुद्ध राजस्व मंडल के समक्ष एक निगरानी प्रस्तुत की गई। अब निगरानी में रामेश्वर शर्मा ने वापस से अपनी उक्त बातों को दोहराया कि मेरे द्वारा एसडीओ महोदय के समक्ष अर्थात अनुभागीय अधिकारी के महोदय के समक्ष एक आपत्ति प्रस्तुत की गई थी और उस आपत्ति में मेरे द्वारा यह बताया गया था कि इस भूमि पर निर्माण कार्य कर रखा है अर्थात संरचना है इसके ऊपर, और यह भूमि जो है ये व्यपवर्तित भूमि है और ऐसी स्थिति में राजस्व न्यायालय को व्यपवर्तित भूमि का कब्जा दिलाने की कार्रवाई धारा 250 के तहत करने की अधिकारिता नहीं रहती है। लेकिन मेरी इस आपत्ति को न मानते हुए उपखंड अधिकारी महोदय के द्वारा वैधानिक भूल की है, तो इसलिए उपखंड अधिकारी महोदय का आदेश दिनांक 16/11/2015 को निरस्त किया जाए। लेकिन उपखंड अधिकारी महोदय के आदेश के विरुद्ध इस प्रकार की जब पुनरीक्षण प्रस्तुत हुई तो उसका सूचना पत्र राजेश पिता भेरूलाल को भी प्राप्त हुआ। राजेश पिता भेरूलाल का जो तर्क था वहाँ पर राजस्व मंडल में, उनका तर्क यह था कि अभी जो है प्रकरण जो है उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष जो है अभी प्रारंभिक स्तर पर है और उसका गुण दोषों के आधार पर निराकरण होना चाहिए। इस तर्क को श्रवण राजस्व मंडल के द्वारा किया गया। अब दोनों पक्षों की बातों को राजस्व मंडल के द्वारा सुना गया और समग्र रूप से प्रकरण का अवलोकन किया गया। जब संपूर्ण प्रकरण का अवलोकन राजस्व मंडल के द्वारा किया गया तो राजस्व मंडल ने यह पाया कि जो भूमि है जिसका कब्जा राजेश पिता भेरूलाल प्राप्त करना चाहता है, उस भूमि पर निर्माण कार्य है कर रखा है तथा वह भूमि व्यपवर्तित भूमि है। ऐसी स्थिति में धारा 250 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं तथा राजस्व न्यायालय को इस प्रकार की भूमि का कब्जा देने का अधिकार नहीं है तथा इस प्रकार की जब आपत्ति याचिकाकर्ता अर्थात रामेश्वर शर्मा के द्वारा उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, तो उपखंड अधिकारी महोदय ने रामेश्वर शर्मा की आपत्ति को निरस्त कर वैधानिक भूल की है। इसलिए उपखंड अधिकारी महोदय का 16/11/2015 का जो आदेश है जो आपत्ति खारिज करने का, उसको निरस्त किया जाता है तथा यदि आवेदक जो है वह चाहे तो अपनी भूमि का कब्जा प्राप्त करने के लिए सिविल न्यायालय में कार्यवाही कर सकता है। तो दर्शकों, आज के वीडियो के माध्यम से आपको आपके सभी सवालों के जवाब प्राप्त हो चुके होंगे कि यदि किसी भूमि पर कोई निर्माण कार्य है तो हमें कार्रवाई कहाँ करना चाहिए और यदि निर्माण कार्य नहीं है तो हमें कार्यवाही कहाँ पर करनी चाहिए। यदि वह भूमि व्यपवर्तित भूमि है तो हमें कार्यवाही कहाँ करनी चाहिए और व्यपवर्तित नहीं है तो हमें कार्यवाही कहाँ करनी चाहिए। मेरा ऐसा सजेशन है कि यदि किसी भूमि पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य है या वह भूमि व्यपवर्तित हो चुकी है तो उसके लिए धारा 250 का केस न लगाते हुए सिविल न्यायालय में कार्यवाही करनी चाहिए ताकि किसी प्रकार की उलझन बाद में पैदा न हो या फिर न्यायालयीन कार्यवाही में किसी व्यक्ति का बेवजह जो है समय खराब न हो। विश्वास करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और इसको अभी फटाफट लाइक कर दीजिए तथा यदि आपका भी कोई सवाल है तो इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में आकर आप कमेंट भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।